जावेद जी, मैं आपका इंटरव्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं आज आपसे बातें करना चाहती हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी तक। जी। आपको सुनने में जो मजा है ना, वो आपसे पूछने में मजा नहीं। आप सवाल करें, मैं कोशिश नहीं, करूँगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आपसे पूछने में वो मजा नहीं है जितना आपकी बातें अभी हम जब उधर भी बैठकर बात कर रहे थे। जी। हर चीज को लेकर जो आपका नजरिया है और उस नजरिए को रखने के लिए आपके जो अल्फाज, वो कुछ ऐसी गहराई रखते हैं जो आपके लिए कुछ हो सकता है कि एक सामान्य सा वाक्य हो, लेकिन बहुत कुछ उसमें हमेशा छिपा रहता है। मैं थोड़ा सा आपको वक्त में पीछे लेकर मैं उस समय में ले जाना चाहती हूं कि सचमुच में ऐसा था कि आप एक बार स्लोगन लिखने के लिए आपको नौकरी का इंटरव्यू देने चाहते थे, देने जाने वाले थे, लेकिन नहीं दिया क्योंकि आगे का आप बताएं मुझे प्लीज। कौन सा? कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है। आप किसकी बात कर मैं रहे हैं? आपकी पहली बार की बात कर रही हूँ। देखिए, एक काम जिसके लिए मैं नहीं गया, मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो सेट पे डायलॉग वालॉग लिख देता था। फिर मुझे डायलॉग लिखने का थोड़ा बहुत काम भी कुछ पिक्चरों में मिल गया। 20 सीन, 40 सीन, 50 सीन मैंने लिखे। एक आध पिक्चर में उस ज़माने में मेरा नाम भी आया है। व्हेन आई वाज नॉट इवन 21-22 उस वक्त। तो एक हल्की सी रेपुटेशन कहीं हो गई थी। मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लेना मुनासिब नहीं है, गोस्ट राइटिंग करता था, उनके कॉमेडी सीन लिख जाता था तो कुछ पैसा मिल जाता था। तो मुझे एक बहुत बड़े राइटर ने बुलाया और उनका, देखो भाई, मैं स्क्रीन प्ले लिखता हूँ और स्टोरी लिखता हूँ, डायलॉग नहीं लिखता हूँ। तुम अगर डायलॉग लिखो मेरे लिए, मैं तुम्हें 600 रुपये महीना दूंगा। ये बात है 60s की। और मेरे लिए, जिसने कभी 200 रुपये महीना की तनख्वाह नहीं देखी थी, 600 रुपये ऐसा था कि लॉटरी लग जाएगी मेरी। मकान जिस कमरे में रहता था उसका 120 रुपये महीना किराया था, वो भी देना था, बाकी भी पैसे नहीं थे। तो ये 600 रुपये महीना का ऑफ़र बहुत ही टेम्पटिंग था। जैसे कि आज आपको कोई 6 करोड़ रुपए का ऑफ़र दे। मगर मुझे ऐसा लगा कि इतना लुक्रेटिव ऑफ़र है ये और इतनी बड़ी तनख्वाह है कि ये मुझसे छूटेगा नहीं और मैं घोस्ट राइटर होकर रह जाऊंगा। तो बावजूद इसके कि मेरा रोजी रोटी और कमरे के किराए का सवाल था, आई डिडंट गो। देखा जाएगा, ये काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू ऐसा करने के लिए। हाँ, मतलब उस वक्त तो सुसाइडल था, लेकिन कर लिया। मतलब अगर हम उस 600 और 6 करोड़ की बात सोचते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इस चीज से इनकार कर पाएंगे जी। और इसीलिए तकलीफ होती है। अपना जो भी आपके प्रिंसिपल है, जो भी आप बिलीव करते हैं, उस पर अटकना, उस पर रुकना, उसे मनवाना या खुद मानना आसान नहीं है। तकलीफ होती है, मुश्किलें पड़ती हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन बाद में बहुत इत्मीनान होता है कि हमने वो काम नहीं किया जो दिल नहीं कह रहा था। और दिल ने जो कहा वो सारे काम किए हैं आपने। फिर आपकी सारे तो ज़रा अच्छा। मेरे ख्याल से एग्जैजरेट हो जाएगी बात। नहीं, सच बात है। कहीं कहीं आदमी टाल भी जाता है। मैंने भी ऐसा किया होगा, मैं दावा करूं, मैं ज़िंदगी में कभी मैंने ऐसा नहीं। वो बड़ी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर। पर कुछ है जो याद रह गया कि ये करना था, नहीं किया? ऐसा मुझे याद नहीं है, तो इसका मतलब कोई मेजर इशू तो नहीं था। लेकिन ये कि जहाँ तक मुझसे हुआ है, और ख़ास तौर से अगर सामने वाला कोई बहुत पावरफुल आदमी है या बड़ा आदमी है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि मैं झुकूँ। कोई मामूली सा हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन अगर वो लगे कि इसको तो आदत है झुका देने की, तो मैं नहीं भाई, ये अब आप ये उम्मीद न कीजिए मुझसे, भले कितना मेरा नुकसान हो जाए। और हुआ है, इट डजंट मैटर। अगर मैं कहूँ कि आप साहित्य की फर्स्ट फैमिली से आते हैं तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन साहित्य में और जागीरदारी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि बाप मर जाता है तो पूरी की पूरी जागीर बेटे को मिल जाती है। लेकिन ये है कि बाप अगर साहित्यकार है तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साहित्य उसे मिल जाएगा। वो तो भैया उसे खुद ही करना पड़ेगा, और करने के काबिल है तो कर पाएगा। ये ज़रूर है
कि मुझे नहीं मालूम कि जेनेटिकली कितना होता है, लेकिन बहरहाल जैसे अपब्रिंगिंग कहते हैं, नर्चरिंग कहते हैं, उसका ज़िंदगी में बड़ा हाथ होता है कि आप जिस माहौल में पले बड़े हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि एक बिजनेस फैमिली का लड़का जो है वो नालायक जो है, जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि फैमिली का बिजनेस है, वो 14-15 साल की उम्र तक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना जान जाता है कि मेरे जैसे लोग तो 6 साल जाएंगे कॉमर्स कॉलेज तब सीख पाएंगे। उसी तरह मैं भी जिस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ वहाँ लिटरेचर, पोइट्री, ये वो इतना था कि मैंने बिना कोशिश के 14-15 साल की उम्र तक जितना सीख लिया और जान लिया, वो कोई दूसरा आदमी जो किसी दूसरे माहौल का हो तो उसे तो वाकई किसी स्कूल जाके या टीचर रख के बरसों सीखना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज मुझे अपने एनवायरनमेंट का ज़रूर था, इसमें कोई शक नहीं। सुनकर तो ऐसा लगता है कि डांट भी शेर में पड़े और जवाब भी उसी में दिया जाए। नहीं, डांट तो डांटी की तरह पड़ती थी, उस वक्त सब भूल जाते थे। पोइट्री मीटर में डांट मैंने आज तक नहीं खाई है और ना राइम में, लेकिन ये कि होता है। और फिर उनके, अगर आपके माँ बाप राइटर्स हैं तो फिर उनके दोस्त भी राइटर्स होंगे, तो फिर आप, वो लोग आपके घर में आएंगे, बैठेंगे या कभी ठहरेंगे, आप कहीं जाएंगे तो उन्हीं के यहाँ ठहरेंगे। तो चारों तरफ एक, कहीं बच्चा वो नहीं करता है जो आप कहते हैं करने को, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। तो अगर घर में आप देखें कि किताब की इज्जत है, पोइट्री की इज्जत है, आर्ट की इज्जत है, संगीत की इज्जत है, तो उस वक्त आप भले बोरी हों, उस वक्त आप इंटरेस्ट ना लें, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट आपके माइंड में रह जाएगी। और कभी ना कभी बड़े होकर आप देखेंगे कि किस चीज़ की रिस्पेक्ट होती थी, वो है क्या, फर्क पड़ता है। अब आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बड़ा हो जाऊं। जी, पूरे मेरा बचपन ही चल रहा है ना अभी तक। अच्छा, ये बड़ा होना है या पहले जवानी के दौर में आना है, या जवानी का दौर तो अभी भी चल रहा है जावेद साहब? नहीं, अब क्या है, खेल खत्म हो गया। जी, कलम को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो अलग बात है, वो सही है। वो उसकी वजह क्या है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू रिमेन कंटेम्प्रेरी। इसका कोई कोल्ड ब्लडेड फार्मूला नहीं है। अगर आप नए जो ट्रेंड हैं, नए जो लोग हैं, नई जो बातें हैं, नए जो तरीके, उनमें इंटरेस्टेड हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो आप मॉडर्न रहेंगे। और अगर आपका हर चीज़ जो नई आई है वो बेकार है, बुरी है, हमारे ज़माने में ये होता था, तो फिर आप अपने ही ज़माने में रह जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होता। वी शुड रिस्पेक्ट यंग पीपल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं जवानी की दौर की तरफ बढ़ती हूँ और अब ठीक है, आइए, मैं तो मना नहीं कर रहा, मगर फिर नहीं, लेकिन आप शिकायत न कीजिएगा। देखिए, हाँ। नहीं, उस दौर में ऐसा थोड़ी है कि आपने केवल रोमांस लिखा, आपने तो एंग्री यंग मैन के लिए भी लिखता तो मैं कुछ और ही था। जी, तो उसी दौर की तरफ मैं आती हूँ। अब वो क्या है, लोग अभी तो वहाँ पर, ये पिछले वर्षों में क्या हुआ है कि वहाँ बर्कले यूनिवर्सिटी में एक है कि जिन्होंने बहुत बड़ा पेपर लिखा सलीम जावेद के एंग्री यंग मैन पे। फ्रांस में एक कोई है राइटर जिन्होंने मेटाफर इन सलीम जावेद स्क्रिप्ट लिखा कि लैंग्वेज, जो कॉमन लैंग्वेज है, उसमें सलीम जावेद के डायलॉग का क्या इन्फ्लुएंस, ब्ला ब्ला ब्ला। भैया, हमें तो ये सब कुछ पता नहीं था, हम तो लिख रहे थे पिक्चर के चल जाए यार, ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म हो। अब उसके सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है, हमें फरिश्तों को हमारे नहीं पता था। हम सिर्फ कहानी लिख रहे थे कि ये चलेगी, ये इंटरेस्टिंग है, लोगों को अच्छी लगेगी, बस। अब उसमें क्या क्या माने देखे जा रहे हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, अच्छा चलो भाई, हमें पता ही नहीं था, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो ऐसा है। अब है क्या, और मुझे खुशी के नहीं पता था। देखिए, ये वो समय था कि जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस सर उठा रही थी। वो लोग जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, पोजीशन नहीं थी, इलेक्टेड नहीं थे, उनके फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे। आप भी जानते हैं वो ज़माने को। ये वो ज़माना था कि जब इतना सोसाइटी में क्यास आया कि अल्टीमेटली एक मूवमेंट शुरू हुआ और उसके ख़िलाफ़ इमरजेंसी आई। तो कहीं आम इंसान के अंदर एक आवेश था, एक बेदारी, बेचैनी, बेताबी थी। लेकिन आप ये कहें कि हमने ये सोच के स्क्रिप्ट लिखी थी, नहीं। हम भी वो आम इंसान थे, हम भी उसी समाज में, उसी हवा में सांस ले रहे थे। तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगी, ये कैरेक्टर, ये बातें।
हमारी किस्मत अच्छी थी कि यही ज़्यादातर लोग सोच रहे थे, जो हमें नहीं पता था, और इसी वजह से उनको वो मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे, और वो पिक्चरें बड़ी चली और लोगों को याद रही। मगर उसमें हमारा कोई प्लान नहीं था। इट इज़ अ गुड फॉर्चून दैट व्हाट वी थॉट वाज द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, और हमें बिना मालूम हमने वो काम किया था, क्योंकि हम उस सोसाइटी का हिस्सा थे। अगर हमें मालूम होता तो इसका मतलब हम बाहर से देख रहे हैं सोसाइटी, तो अच्छा है हमें कुछ नहीं पता था। सोसाइटी का हिस्सा होने के कारण कलम की वो ताकत जिससे लोगों के मन में जो था वो उसे व्यक्त कर सकते थे। जी जी। और हम ये कहें कि वो डायलॉग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि कहानी वही रहती है, किरदार बदलते जाते हैं तो अपने किरदार को निभाने का तरीका भी बदलता है। देखिए, वो कहानी हो, स्क्रिप्ट हो, या आपके बच्चे हो, है क्या, एक बार आपने बना दिया, वो चले गए, आपका एम्बिकल कॉर्ड कट जाता है। उसके बाद जो 40 साल 50 साल पहले मैंने लिखा था, उसका मैं क्रेडिट लूँ, वो ठीक नहीं है, इसलिए कि मैं अब वो आदमी भी नहीं हूँ जिसने लिखा था। एक, मैं भी बदल गया हूँ इतने वर्षों में, मतलब मेरा कोई थर्ड कज़न या फोर्थ कज़न था वो जिसने लिखा था। मैं इतना बदल चुका हूँ वक्त के साथ। अभी यहाँ मेरी बेटी यहाँ बैठी थी अंजना जी के साथ, अब वो फिल्में जो बना रही है तो उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, मेरी बेटी बना रही है, नहीं, वो अलग इंसान है। इसी तरह फिल्में भी अलग पर्सनालिटी हो जाती हैं, वो आपसे अलग हो जाती हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। अब शोले दीवार जो है, मैं जाके पूरा पूरा क्रेडिट लेता रहूँ, गलत होगा। जिस आदमी ने वो सब लिखा था वो कोई दूसरा आदमी था, मैं कोई और हूँ। लेकिन आपको फिल्में पसंद आती होंगी बहुत। आप लोग बड़े खुश हुए कि वो मैंने नहीं लिखा था। कमाल है। हाँ बोलिए। नहीं, उनकी फिल्में सबको पसंद आती हैं बहुत। जी जी। और आपने जो कहा ना कि उस माहौल में अगर रहो तो उस हिसाब का आप कुछ सीखते जाते हैं। अब बात है कि उसे आप व्यक्त करने के तरीके अलग ढूंढ लेते हैं, चाहे आपके बेटे हो चाहे आपकी बेटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो मगर इम्प्रोवाइज भी होता है, ज़्यादा होता है। देखिए, आज आप जो है, आपकी ग्रैंड मदर और आप, बहुत कुछ कॉमन होगा लेकिन बहुत कुछ नया भी होगा। आप कहाँ से कहाँ आ गई हैं, खासतौर से लड़कियों में विद जनरेशन आप देखिए कितना लीप एंड बाउंड में वो आगे बढ़ी है। तो ये असल में मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूंगा कि बच्चों का आपने खेल देखा होगा कि एक कंकरी लेते हैं, उसे डोरी में बांधते हैं और फिर उसे घुमाते हैं और धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो दायरा बड़ा होता जाता है। ये डोरी क्या है? ये ट्रेडिशन है जो रोक रही है। वो कंकरी क्या है? वो रिवोल्ट है जो दूर जाना चाहती है। अगर आप डोरी को तोड़ देंगे तो कंकरी भी गिर जाएगी, अगर आप कंकरी हटा देंगे तो डोरी इतनी दूर तक नहीं जा सकती। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन और रिवोल्ट का जो तनाव है, वही हमारी ज़िंदगी को और हमारे समाज को और हमारी सोच को आगे ले जाएगा। अगर हम अपनी फाउंडेशन से बिल्कुल कट गए तो गिर जाएंगे, अगर हम में रिवोल्ट ही नहीं रहा तो भी गिर जाएंगे। दोनों चीज़ें चाहिए, और जिसकी मिसाल आप जैसी लड़कियाँ हैं, आप में दोनों चीज़ें, आप में ट्रेडिशन भी है और आप में रिवोल्ट भी है। दैट इज हाउ लाइफ विल मूव फॉरवर्ड। आपने कहा बहुत बदल गए, जो मतलब वो तीसरा चौथा पांचवा कजन होगा आपका जिसने वो डायलॉग्स लिखे जी। पर आपको महसूस होता है कि बदलाव क्या हुआ है आप में? मैं आपको एक बात बताऊं, पागल खाने के काबिल होने की सबसे सिंपल तरकीब ये है कि आप अपने बारे में बहुत सोचना शुरू करें। मैं क्या हूँ, मैं कितना बदला हूँ, अजीब सा हो गया हूँ मैं तो। ये सब पागलपने की बात है। भाई तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो, दुनिया पे कंसंट्रेट करो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, जितनी नॉलेज बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। अपने बारे में सिर्फ ये सोचो कि मैंने गलतियाँ क्या क्या की हैं, बस वो गलतियाँ ठीक करते रहो। अपने गुण के बारे में मत सोचो, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। देखिए, बात, बाल और चाल, ये तीन चीज़ें आप जितना बनाएंगे उतने बिगड़ेंगे। बात, बाल और चाल। अब आप आर्टिफिशियली चलना शुरू करें तो साफ दिखाई देगा यार ये कैसे चल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कई लोग हैं जो चलते हैं। आप ठीक,
जी। आपने जो डायलॉग्स लिखे, आपने बताया कि आप भी उस समाज का हिस्सा, जो गाने लिखे, पता चला कि कई रोमांटिक गाने आपने शबाना जी को देखकर लिखे, कत्थई आंखें खासकर। देखिए, गाने होते हैं सिचुएशंस के लिए, उनमें मिलता है पैसा। हाँ। तो गाने की ये सिचुएशन, इस पे यहाँ लिख दो भैया, तो वो हम लिख देते हैं। अब उसके बाद कुछ भी कहते रहो। अरे थोड़ी प्रेरणा तो मिली होगी ना। अब मतलब वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब आपस की बात है, कहिएगा ना किसी से, मैंने कुछ 8-9 को इम्प्रेशन दिया हुआ है कि तुम्हारी वजह से लिखा था। क्लियरली नहीं कहा है, बस वेगली छोड़ दी है बात। तो वो खुश हैं, इसने मेरे लिए लिखा था। वैसे में उस लड़की को देखकर जितने तरह के इम्प्रेशंस हैं, वो तो गुलजार साहब ने सही कहा, एक में हो नहीं सकते वैसे लगता था। गुलजार साहब ने तो सही कहा। अभी हमारा एक जलसा था, उसमें गुलजार साहब आए, मेरी कोई बुक रिलीज हो रही थी, कहले भाई इनका गाना मैं सुनता हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो मैं जब दूसरा अंतरा सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये तो दूसरी लड़की है, ये पहली वाली आई नहीं। गुलजार साहब ही कह सकते थे, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो पहले अंतरे में थी। पर कत्थई आंखें सचमुच मगर अभी गुलजार साहब का जिक्र निकला तो मैं आप लोग को एक किस्सा जो मैंने वहाँ भी सुनाया था, और शायद उस पर भी है यूट्यूब पे, मगर हर एक ने तो नहीं देखा होगा। लोगों के दिमाग में पता नहीं, हालांकि गुलजार साहब और मेरी कोई शक्ल सूरत नहीं मिलती हो, तो अच्छी शक्ल सूरत के आदमी हैं, मगर कुछ गड़बड़ है, अक्सर ऐसी गड़बड़ें होती हैं। एक मरतबा मैं और शबाना कहीं से आ रहे थे, तो वो जो लड़कियां थीं उसकी एयरलाइन की, उनका जी वो आप टैग दे, बैगेज टैग दे दिए, हम सामान आपका लाते हैं, आप लोग बैठिए। तो हम दोनों बैठ गए बेंच। इतने में एक साहब आए, 3 फीट मेरे सामने खड़ा है, यहाँ शबाना बैठी है, उसे देख भी नहीं रहा। मुझसे कहता है, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया हूँ। तो वो गुलजार फैन था, तो ज़रा डिसअपॉइंट हुआ, आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट को रिसीव करता। तो इतना डिसअपॉइंट हुआ वो, अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब, चला गया। तो गुलजार साहब के सामने मैंने किस्सा सुनाया, तो कल एक मुझसे भी सुन लीजिए। कल मैं अमेरिका गया था और वहाँ एक लड़की आई, आके उसने मुझे हक कर लिया और फिर मुझसे कहने लगी, आप कैसे लिख लेते हैं सब, कैसे आपके एक एक वर्ड जो है, पागल हो जाती हूँ मैं तो इतनी नर्वस हो गई, मैं क्या बताऊँ आपको, आपसे मिलके एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ? तो कहा ले लीजिए। सेल्फी ली उसने, मुस्कुराई देख के, थैंक यू जावेद साहब, और चली गई। तो ये हम लोग के साथ ऐसे वाकयात होते हैं। हालांकि शक्ल सूरत नहीं है। किस्सा क्या है कि आम इंसान के दिमाग में एक कबाड़ खाना होता है, उसमें गार्बेज पड़ी होती है, सब टूटी कुर्सी, पुराना पलंग, जो टेबल के एक पैर टूट गया है, अब कहाँ फेंकें, उसमें डाल दो कोठरी में। एक कोठरी में सामान ही सामान भरा हुआ है। अब कभी इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो कोठरी में हाथ डाल के जो खींचा, अरे यार ये शायर है, खींचो ज़रा, कोई शायर निकालो। तो जो भी हाथ में आ गया, गुलजार के जावेद, उन्होंने वही हो, मेमोरी उनकी ब्लड है। किसी शायर से उलझना भी नहीं चाहिए। वैसे भी शब्द ऐसे होते हैं कि अगर कोई, मतलब उन साहब ने बाद में जब सुना होगा तब उन्हें जरूर पता चला होगा, बेकार में गुलजार साहब से इतने दिनों तक नाराज रहा। हाँ, हो सकता है। और कहेगा ऐसा तो जावेद अख्तर ही कर सकते थे, या ये अभी मुझसे नाराज हो गए, हमेशा बुला लेता है गुलजार साहब को एयरपोर्ट पे, शर्म नहीं आती उसे। क्या पता भाई। जी नहीं तो आप कह रहे हैं कि बस कह दिया जाता है, सीन की डिमांड है इसीलिए लिख दिया। सचमुच में नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं, आप दुनिया में अच्छे एक्टर थे ना, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, बाहर डी नीरो हो, अल पचीनो हो, ये बड़े अच्छे एक्टर, इनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, इन्हें डायलॉग दिया जाता है कि ये कैरेक्टर है, ये डायलॉग है, ये आपको प्ले करना है। तो ऐसा थोड़ी है अगर कि कर दिया तो फिर अल पचीनो नहीं होता,
दिलीप कुमार और अमिताभ नहीं होता। वो उसे लेके अपना लेते हैं, उसे जीते हैं, उस लाइन को, उसके अंदर चले जाते हैं। वैसे ही राइटर है, राइटर को आपने बता दिया ये सीन ये है कि ये लड़की हो सकता है इसकी किसी और से शादी हो जाए, चांसेस ये हैं, और ये हीरो इस पार्टी में गाना गा रहा है, दिल में उसके डर है कि ही में लूज है फॉर एवर। आप ये गाना मैकेनिकली नहीं लिख सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनसिक्योरिटी ऑफ दैट लवर, यू हैव टू फील द वे ही इज फीलिंग लाइक एन एक्टर। आप अपने आप को उसमें डाल के जब सही सोच के आप लिखेंगे तो इफेक्टिव गाना होगा। और अगर आप कहते हैं हाँ भाई ये है मैकेनिकली लिख दो, तो मैकेनिकली आप एक्टिंग भी करेंगी तो असर नहीं होगा। तो उसको महसूस करना पड़ता है आपको, उसे अपनाना पड़ता है। फिर ये है कौन? ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, स्ट्रीट चर्चिन है, गांव वाला है, कोई अनपढ़ मजदूर है, इसकी वोकेबलरी क्या होगी? ये किन वर्ड्स में इस एक्सप्रेशन, इस दर्द को बताएगा, वो आपको महसूस होना चाहिए और उसकी तरह सोचने की आप में काबिलियत होनी चाहिए, तब आप सही लिख सकते हैं। जावेद जी, जो राइटर्स ब्लॉक वगैरह चीज़ें जो कही जाती हैं कि कोई विचार आ नहीं रहा है, क्या इतने बड़े शायर को, इतने बड़े लेखक को, साहित्यकार को भी होता है ऐसे मोमेंट्स आते हैं? कभी ऐसा कुछ कहा गया हो ये एक करो? तो बड़े मतलब मैं यहाँ आगे से चला जाऊँ तो मतलब मैंने ये तो मान लिया कि मैं इतने बड़े हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपना काम करते हैं और ये ज़रूर है कि राइटर्स ब्लॉक किसी को भी आता है। उसमें क्या है, एक ये है वर्क प्लेजर, नॉट ऑलवेज, बिल्कुल नहीं। वर्क कैन बी वेरी सैडिस्टिक, मतलब वो आपको इतना इनकॉम्पिटेंट फील करा सकता है, इतना जलील कर सकता है, आपकी नाक कारपेट पर रगड़ सकता है, इसलिए कि आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है। खाली पेपर सामने रखा है, लोग समझते हैं आप बहुत बड़े राइटर, आपके कुछ ढेले का अकल नहीं आ रही। तो जब आप बिल्कुल आपका वो सारा जो पॉम्प है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो एरोगेंस है अपने पास का, जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको फील होता है कि आप एक कॉकरोच हैं, तो धीरे धीरे कोई आइडिया आना शुरू होता है। फिर आप उसे पकड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर वो किरण बनने लगता है, फिर वो रोशनी हो जाता है। एंड देन कम्स अ टाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, कि जब आप अपने आप को वॉच कर रहे होते हैं लिखते हुए, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये शब्द मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। तो ये मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कारपेट पे नाक रगड़ना ज़रूरी है। तो शुरू में बहुत से, मैं तो समझता हूँ दुनिया में बहुत से लोग राइटर इसलिए नहीं बन पाए, उनमें सारा टैलेंट था, कि जब शुरू में ये तकलीफ हुई तो उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो लगे रहते तो बहुत अच्छे राइटर बनते। इसलिए वो जैसे बात करते हैं उससे मुझे लगता है कि देखो जब इतनी अच्छी बात कर सकता है तो लिख क्यों नहीं सकता है। ये आपके बारे में भी मेरा ख्याल है, ऑनेस्ट है। तो वो जो है ब्लॉग जो है, राइटर्स ब्लॉग तो आता है। मैं अभी तो क्या टीवी पे आते हैं तो लोग फेस पहचानने लगे हैं। कमाल ये है कि जब शोले और दीवार और ये वो लिखी थी, फेस को नहीं पहचानता था, सड़क पे चलेगा कोई नहीं देखता था। नाम अगर बताइए ये वो हैं तो बड़ी इज्जत से मिलते थे, लेकिन वैसे नहीं पहचानते। तो जब मुझे राइटर्स ब्लॉक आता था, अब एक होटल के कमरे में अकेला बैठा हूँ, कागज़ सामने सफ़ेद है, क्या लिखूँ, और अकल नहीं आ रही। जो लिखा तो इतना बकवास लग रहा है, क्या लिखा है, 2 लाइनें फ्लो में भी नहीं है, ये सब लगता है। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं बम्बई से भाग जाऊं, और एक शहर मैंने अपनी इमेजिनेशन में सेलेक्ट किया हुआ था जहां मैं कभी नहीं गया था, ना वहां के किसी आदमी से मैं कभी मिला था। अभी तो गया हूं, अभी इस साल मैं वहां गया था पहली बार, तब नहीं गया था। उस शहर का नाम है सांगली। तो मैं हमेशा इमेजिन करता था कि मैं भाग के सांगली चला जाऊँ और सांगली में कोई दूसरा नाम रख के कोई दूसरा काम करने लगूं। तो सांगली ही मैं क्यों सोचता था, शायद उसकी वजह ये थी कि मैं आज तक किसी सांगली के आदमी से नहीं मिला था कि ये सांगली से आए। तो ऐसा लगता है ये बैक ऑफ द बियॉन्ड, यहाँ तो कोई भी नहीं पहचानेगा, वहाँ जाके रहेंगे, ऐसी मुझे फैंटेसी होती थी। मगर सांगली इस साल में गया, वहाँ एक बहुत बड़ा एथीस्ट कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है ये सांगली का आपका वाकया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए इस बात पर पूछ रही थी आपसे, डिस्टर्ब मत होइए। जी। दिल्ली में कोई तो बोल रहा है, चलो
जी जी, एक वाक्य में बहुत कुछ पढ़ लेना है, नहीं मैं बोल रहा है ना वो। हाँ बोलिए। इस एक लाइन में बहुत कुछ पढ़ लेना है। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कभी बहुत ज्यादा कोशिश के बाद आपकी कोई ऐसी रचना जो आपको याद रही हो कि इसमें बड़ी मुश्किल हुई थी, क्या वो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा वो हो जाती है आपके लिए खास? अरे भैया, आज ही जिक्र हुआ था उसका। एक पिक्चर बन रही थी स्वदेश, तो मुझे जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे आशुतोष गोवालकर, उनका मैसेज आया कि बहुत अर्जेंट काम है, आप आ जाइए। और वो शूटिंग कर रहे थे महाबलेश्वर से आगे एक विलेज है, उसका नाम है वाई। उस वाई की सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ नाना साहब पेशवा की बहुत बड़ी हवेली 3 एकड़ में, एंड इट इज़ सम काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल वंडर। तो वहाँ ये उन्होंने वहाँ पर पक्के घाट बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे, बड़ा उस जमाने की बनी हुई चीज़ें, मगर कमाल, पत्थर की है। तो वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे स्वदेश की। तो मुझे कहा आप वहाँ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पूना फ्लाई करके गया, वहाँ से इनकी गाड़ी थी प्रोडक्शन की, वो एक 4 घंटे ड्राइव करके मुझे वाई ले गई। वहाँ शूटिंग चल रही थी, शाहरुख वगैरह सब थे। तो मैं वहाँ बैठ गया इनके साथ। शाम हुई, अपना आए होटल में, नहाए वहाए। अब हमारे डायरेक्टर साहब मेरे कमरे में एंटर हुए। कहले सर एक प्रॉब्लम क्या हो गया है कि रहमान कल जा रहा है, परसों जा रहा है इंग्लैंड फॉर 3 मंथ्स, वो एक प्ले में म्यूज़िक देगा, और मुझे गाना जो है वो इसी गांव में शूट करना है। तो हमने एक होटल के कमरे को रिकॉर्डिंग रूम बना दिया है, फुल प्रूफ कर दिया है, साउंड प्रूफ कर दिया है। लड़की सिंगर जो है वो आ जाएगी, रहमान कल सुबह आ रहा है, रात को गाना रिकॉर्ड करेगा। कैसेट ये है, ट्यून है, कैसेट प्लेयर है, गाना लिख दीजिए आप। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटा गाना लिख लेता हूँ। ठीक है लिख लेंगे, कल शाम को है ना रिकॉर्डिंग। हाँ, सिचुएशन क्या है? कहले जी सिचुएशन बड़ी सिंपल है। क्या है कि ये गांव में वो हो रही, रामलीला हो रही है, और सीता जी अशोक वाटिका में है, और रावण आता है और कहता है कि सीता तुमने राम में ऐसे क्या गुण पाए जो तुम इतनी पुजारन हो? तो वो जवाब देती है कि मैं ये महसूस करती हूँ, ये लगता है। फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो तुम्हें यहाँ बचाने क्यों नहीं आए? तो फिर उसका जवाब देती है, ऐसा सवाल जवाब है रावण और सीता का। मैंने बहुत अच्छे, शाबाश, तुमने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर लिया। अरे भाई तुम मुझे बता देते तो मैं वहाँ से 2-4 किताबें ले आता, रामचरितमानस ले आता, उसमें हम देखते कि इस सिचुएशन में क्या है क्या नहीं। तुम ऐसे कैसे मुझे बुला लिया तुमने, और ये मैं कैसे लिखूँ? मैं नहीं लिख सकता हूँ, इट्स टू सेंसिटिव, इट्स टू सेंसिटिव, आई कांट डू इट। अच्छा कोई हो कि वो जा रहे हैं अयोध्या से, जा रहे छोड़ के अयोध्या वनवास से, तो चलो फिर भी सीधी सी यहाँ आप डिस्कशन करवा रहे हैं रावण और सीता का, शाबाश। तो कह रहे नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप लिख लेंगे जावेद साहब, ये फिल्म वालों का अपना एक दुनिया में रहते हैं वो। तो बोल बाल के वो चले गए। मैं रात के 1:30-2 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, मुझे इतना टेंशन होगा, मैं 9 बजे सो गया मारे डर के। तो मेरी सुबह कोई 5:30 बजे, पूरा उजाला भी नहीं हुआ था, 6 बजे आँख खुली, सामने वो रखा हुआ था कैसेट प्लेयर और कैसेट और पेपर। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, 3-4 लाइनें लिख देता हूँ और फिर उससे कहूँगा कि भैया देखो मैंने कोशिश की थी वो नहीं हो सका। तो मैं उठ के बैठा और मैंने लिखना। कोई घंटे 1.5 घंटे बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं तो पूरा गाना लिख चुका हूँ। ये लोग आए, मैंने इन्हें सुनाया, इन्हें बहुत पसंद आया। उसी रात वो गाना रिकॉर्ड भी हो गया और वो पिक्चर में शूट भी कर लिया गया। वो मैंने कैसे लिखा, अजीब बात है, मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि मैं लिख पाऊंगा। लेकिन जो कहानी का ट्विस्ट है, वेरी स्ट्रेंज, कि जब वो म्यूजिक रिलीज हुई तो कुछ बड़े वहाँ पढ़े लिखे विद्वान लोग आए थे जो रामचरितमानस को या वाल्मीकि की रामायण को सबको जानते थे। तो एक साहब ने कहा भाई कमाल कर दिया आपने, वो तुलसीदास जी का जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो जैसे आपने इस्तेमाल किया है, वाह क्या बता दिया। मैंने कहा ये उनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, टिल टुडे आई डोंट नो। देखिए हम जहाँ रहते थे वहाँ रामलीला, ये लखनऊ में ये सब होता था बहुत ना, रामलीला कृष्ण लीला बहुत होती थी, और हम बच्चे थे 6 साल 7 साल 8 साल के, हम लोग जाके बैठते थे उसमें।
तो क्या मैंने कभी 7-8 साल की उम्र में ये सीन सुना था जो मेरे कान में था और मुझे याद नहीं था, मेरे सबकॉन्शियस में था, एंड बिकॉज आई वाज सो टेरराइज्ड एंड आई वाज सो कॉर्नर्ड कि वो निकल आया मेरी सबकॉन्शियस। या यही एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है जो पॉसिबल है और जो डिसेंट है और जो करेक्ट है। तो मैंने जब सोचा तो वही ढूंढा कि जो सही था। सही तो उन्होंने भी लिखा हुआ था, तुलसीदास जी ने पहले से। इन दोनों में क्या हुआ मुझे आज तक नहीं मालूम कि ये मुझे याद था, कहीं मैंने कभी सुना था, कभी ध्यान में था कि नहीं था, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट इन माय लाइफ जहाँ तक गानों का ताल्लुक। और मुझे इसमें वो आप सुनिए ना, वो है पल पल है भारी, वो स्वदेश का गीत, और उसमें बड़ी बातचीत है भाई, बहुत ज्यादा। वो आप सुनिए। हालांकि इस पूरे में मैंने सिर्फ मैं एक लाइन पे थोड़ा सा अटकी जब आपने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अरे नहीं नहीं ये बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं लिखूंगा। मुझे लगता था जावेद जी कभी किसी चीज पे हिचकते ही नहीं है। अरे भाई तो कुएं में थोड़ी कूद जाऊंगा। आप बड़े बहादुर हैं। वो एक साहब ने बताया था ना कि मेरे दादा बहुत बहादुर थे, तो जंगल में जा रहे थे तो सामने से शेर आ रहा था, निहत्ते थे वो, जाके शेर से लिपट गए। तो फिर पूछा क्या हुआ, कहले होना क्या था, शेर ने चीर फाड़ के फेंक दिया। और तो ऐसी बहादुरी भी नहीं होनी चाहिए, सोच समझ के चलो भाई। हाँ जी जावेद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इतना समय दिया है साहित्य आज तक को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ हमारे मंच पे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक बंसी पानी में लटकाई गई, नीचे कुछ था अच्छा सा मीठा सा, और वो मैंने लिया भी, उसमें कांटा था ही नहीं। ये क्या आप कर रही हैं? एक कांटा कहीं चाहिए था, आई वाज वेटिंग फॉर इट। अब तो बहुत ज्यादा शरीफ है सचमुच। सब लोग ऐसे नहीं होते। आपने हाल ही में कहा कि देश हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से चल रहा है, लीजिए कांटा। दोस्त किसकी वजह से? कब कहा? आपने कहा था ना। हाँ क्या? हिंदुओं की सहनशीलता पर। मैं ये कहता हूँ हिंदुओं की सहनशीलता सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने लोगों से भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बात क्या है कि दो तरह के समाज होते हैं। एक समाज होता है जिसमें जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है, और किसी ने भी हमें अपोज किया तो उसको तो हम ख़त्म कर देंगे। एक समाज ये है। एक समाज ये है कि अच्छा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, एक इनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये भी रहा है, कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं और हम सबको बर्दाश्त करें। ये है सहनशीलता। ये सहनशीलता इस देश में आपको मालूम है दुनिया का, आप टाइम वाइम की फिक्र ना कीजिए, मैं आराम से बैठा हूँ। दुनिया का वो टाइम अप लिखा हुआ है वहाँ, दुनिया का जो सबसे पहला एथीस्ट मूवमेंट है वो इंडिया से हुआ। 3,500 साल पहले एक मूवमेंट था जिसका नाम था चारवाक, और उसके एक लीडर थे बृहस्पति। और इन लोगों ने, जो और भी उनके साथ थे लोग, जो लिखा है वो पूरी किताबें तो अब नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उन्हें अपोज करने के लिए जो किताबें थी उनमें उनके कोट मिल जाते हैं। 3,500 साल पहले बृहस्पति लिखते हैं कि यह बकवास है कि मरने के बाद कोई दुनिया है या कोई जिंदगी दोबारा है, कुछ नहीं है। कोई है आसमान में और कहीं ज़मीन में किसी जगह जो बैठा तुम्हारा मुकद्दर देख रहा है और बना रहा है और तुम्हारे फैसले कर रहा है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब झूठ और बेकार बातें। 3,500 साल पहले हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और उसको गोली नहीं मार दी गई थी पंसारे की तरह, वो जिंदा रहा। और उसको भी उनका ये भी एक्सेंट है, ये अपनी तरह का। इस तहजीब ने, इस संस्कार ने, इस संस्कृति ने हिंदुस्तान को यहां तक लाया है। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी रहे। और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलती, क्या वजह? मगर मैं देखता हूं कि धीरे धीरे वो वैल्यूज जो डेमोक्रेसी को मिडिल ईस्ट में जन्म नहीं लेने देती हैं, वो वैल्यूज हिंदुस्तान में आ रही हैं। दैट्स वेरी अनहेल्दी। वो हमारे लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है।
जब तक के हमारी जो बरसों की संस्कृति हिंदू संस्कृति है वो इस मुल्क को डोमिनेट करेगी, तभी तक ये मुल्क हेल्दी है। ये संस्कृति हिंदू संस्कृति नहीं है कि जो तुम नहीं मानते हमारी बात तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, ये नहीं है। और हर धर्म की संस्कृति की फिर इसमें बात आ जाए जी, हर धर्म की संस्कृति की भी नहीं, नहीं, हर धर्म की क्या है, मतलब पंसारे नहीं तो कन्हैया लाल को भी नहीं मरना चाहिए। नहीं, नहीं, किसी को नहीं मरना चाहिए था। ये थोड़ी है अभी आप चाहती है मैं तराजू बराबर कर दूं, कर देता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि जो 85% लोग हैं उन पे इस मुल्क का, उन्होंने ही इस मुल्क को डेमोक्रेटिक बनाया है। मैं तो नहीं दूंगा किसी और को क्रेडिट, माफ कीजिएगा। उसी तरह जब अगर ये मुल्क में अनडेमोक्रेटिक पावर्स आने लगेंगी तब भी मैं नहीं खुद से कहूँगा कि ये मत करना। वो कौन है ये तो, और कोई भी जो है, कोई भी जो कम्युनिटी है वो मोनोलिथिक नहीं होती कि सब एक जैसे है, ऐसा नहीं। आज भी जो है आम इंसान हिंदुस्तान का, वो किसी भी वर्ग का हो, वो टॉलरेंट, सेकुलर, डिसेंट आदमी है। लेकिन ये भी गड़बड़े हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं जो किया। अब आपने जो कन्हैया लाल का कहा, क्या है वो, उसकी आप तारीफ कर सकते हैं क्या? उसका बोल सकते हैं अच्छा किया उन्होंने, जो काम किया गर्दन काट दिएगा। लेकिन ये इस मुल्क, ये जो क्रिमिनल है ना, ये इस मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते, इतनी ताकत नहीं है इनके पास। ये छोटा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करते रहेंगे, लेकिन ये मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते। मुल्क का नसीब दूसरे लोग हैं जो बदलेंगे, इतना याद रखिए आप। बजाय इसके कि आप हिसाब किताब करती रहे, आप ये देखिए कि इस तरह की टोटलिटेरियन जो एटीट्यूड्स हैं वो हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम दूसरी तरह के लोग हैं। हाल में पाकिस्तान को लेकर भी आपको काफ़ी गुस्सा आया था और नहीं, गुस्सा नहीं आया था। मैं तो अच्छी तरह गया था भाई, बड़ी गुडविल में। हम तो गुडविल से गए थे, तो थोड़ी हमारे लड़ने गए थे। अब अच्छी खासी बात कर रहे थे बाकी लोग, लेकिन होता बादाम खा रहे होते तो बीच में कड़वा बादाम आ जाता है, तो वो एक कड़वा बादाम आ गया। अब उन्होंने जो सवाल किया मुझसे, तो फिर तो भाई माफ़ करना, फिर तो जवाब देना पड़ेगा, भले लाहौर में बैठा हो या कहीं बैठा हो। तो वो तो मैंने जवाब दे दिया, और वो ज़रूरी था, इसलिए कि आपने सवाल ऐसा कर लिया मुझसे। आप जब अच्छी तरह बात कर रहे हैं, हम भी अच्छी तरह बात कर रहे हैं। अभी आप वो बात क्यों निकाल रहे हैं जो ठीक नहीं है? फिर खुल के बात हो जाए, तो मैंने कर दी। जावेद जी, इस मंच पर हम यही अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारे बीच आने का। नहीं, इसमें हंसिए मत, समय मैंने क्यों रख दिया माइक मालूम है? इनकी आवाज में था भैया पीछा छोड़ दो, बहुत हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे मंच का जो ऑडियो है ना वो यहाँ तक आएगा अभी, इसीलिए हम। अच्छा, वो कोई शेर सुनकर वो एक पोएम है, वो क्या होता है, कितनी भी होशियारी बताओ, मदारी जब तक तमाशा नहीं दिखाए छोड़ दो। तो वो एक पोएम है वक्त। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every sorrow, every joy, every pain, every pleasure, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू स्पर्श का, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ऑल द फीलिंग्स, ऑल द इमोशंस, ये जैसे पत्ते हैं, बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं और अब हैं ओझल।
दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है सच्चे हो के सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है।